स्टूडेंट, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं जो 12th क्लास आर्ट्स की जो ज्योग्राफी की जो बुक है, जो एनसीईआरटी बेस पे है, उसका हम बात करने वाले हैं। 4th चैप्टर है और चैप्टर का नाम है मानव बस्तियाँ। उसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, मेरे साथ आप लगातार जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है मानव बस्तियाँ। देखिएगा, इसको मानव बस्तियाँ भी कह सकते हो और मानव क्या कह सकते हो, मानव अधिवास भी कह सकते हो। मानव अधिवास भी कह सकते हैं, अधिवास, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसको हम मानव बस्तियाँ और मानव अधिवास भी कह सकते हैं, तो कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मानव बस्तियों वाला जो 4th चैप्टर है उसको हम पढ़ते हैं। देखिएगा, हाँ, देखिए दोस्तों, मानव अधिवास का अभिप्राय क्या होता है, कि मानव अधिवास क्या होता है, कहने का मतलब इसकी जो डेफिनेशन वो क्या है। देखिएगा, मानव अधिवास क्या होता है। देखिएगा, पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को अधिवास कहते हैं। कहने का मतलब है कि हमारी जो पृथ्वी है और पृथ्वी का जो सरफेस है, जो धरातल है, उस धरातल पर मानव द्वारा निर्मित और विकसित आवासों के संगठित समूह या संगठित रूपों को हम क्या कहते हैं, अधिवास कहते हैं। देखिएगा, इसको हम मानव अधिवास भी कह सकते हो और मानव बस्तियां भी कह सकते हो। मानव अधिवास को मानव बस्ती भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज में ना रहना है। देखिएगा, मानव अधिवास भी हम कह सकते हैं और मानव अधिवास के साथ साथ मानव बस्तियां भी हम कह सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो धरातल है और धरातल पर जो मानव के द्वारा उसको अपने रहने के लिए जो आवासों का निर्माण करता है और उसको विकसित करता है, उन विकसित समूह को ही, या हम ये विकसित आवासों के संगठन के समूह को हम अधिवास कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं मानव बस्तियां भी कह सकते हैं। देखिए, एक ज्योग्राफर है प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लांस जी है, यानी विडाल डी ला ब्लांस के अनुसार जो अधिवास या मानव बस्ती क्या होती है उसको हम देखते हैं। तो वो कहते हैं कि मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना से ही है, उसको हम कह सकते हैं मानव बस्ती कहते हैं। ये कहते हैं कि मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति, यानी कि खुद के रहने के लिए और अपनी संपत्ति को रखने के लिए जो निर्मित किया जाता है, जो निर्मित संरचना होती है, उसको ही हम मानव बस्ती कह सकते हैं, मानव अधिवास कह सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, वर्तमान में 5000 वर्ष पूर्व, देखिएगा आज से 5000 साल पहले मिस्र, जो आपको पता है कि जिसको जिबूती भी कहते हैं, मिस्र जो नील नदी के किनारे पे है, सिंधु सभ्यता हम कह सकते हैं, हमारी सिंधु नदी है ना, सिंधु घाटी सरस्वती या सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो, और दजला फरात है नहीं, है ना, दजला फरात है जो मेसोपोटामिया है, ठीक है। तो मिस्र, सिंधु, दजला फरात की घाटियों में विशाल नगरों की उत्पत्ति और विकास हुआ है। देखिएगा, जो हमारी जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यताएं हैं, वो नदियों के किनारे बसी है। चाहे आप हमारे सिंधु घाटी सरस्वती ले लीजिएगा, मिस्र की सभ्यता ले लीजिएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता ले लीजिएगा, ये सभी जो सभ्यताएं हैं, ये सभी जो नगर हैं, विशाल नगर है, उनकी जो उत्पत्ति हुई है और विकास हुआ है वो नदियों के किनारे पे बसा हुआ है। चाहे आप चीन की सभ्यता ले लीजिएगा, तो इन सभी का जो विकास हुआ है वो किसी न किसी नदी के किनारे बसा हुआ है। क्यों बसा हुआ, इसका रीजन है दोस्तों। देखिएगा, रीजन यही है कि जो बस्तियां बसी हुई है स्थायी रूप से, उनको अपनी जो कृषि करने के लिए, अपने जानवरों को पालने के लिए, उनकी पेयजल की व्यवस्था को पूरा करने के लिए, कहने का मतलब नदियों के किनारे ये सभी जो सभ्यताएं वो बसी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे उत्पत्ति हुई है 5000 वर्ष पहले की ये बात है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, जो मानव बस्ती है, मानव बस्ती जो स्थायित्व जो मानव बस्ती है, एक तो स्थायित्व होती है, उस स्थायित्व का होने का क्या कारण है, यानी कि कहने का मतलब है कि मानव बस्ती का स्थायित्व निम्न बातों पर निर्भर करता है। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिससे के कारण जो बस्तियां हैं वो स्थायी रूप से बसना प्रारंभ हुआ है। पहली बात यह है कि स्थानीय संरचना, संचित साधन, यानी कि स्थानीय संचित साधन।
कोई सा भी जो रिसोर्सेज हो सकता है उसके भंडार होने के कारण जो हमारी जो मानव बस्ती है वो स्थायी रूप से बस गई। जैसे मान लेते हैं किसी स्थान पर लोहा निकला तो वहाँ पर जो मानव बस्ती स्थायी रूप से हो गई। जैसे कोई इंडस्ट्रीज एरिया है वहाँ पर मानव बस्ती ज़्यादा बस गई, है ना। तो कहने का मतलब जैसे रोजगार के अवसर मिलते जिस क्षेत्र में, तो वहाँ पर जहाँ वहाँ पर स्थायित्व हो गया मानव बस्ती का। तो कहने का मतलब ये है कि स्थायी संचित साधनों के कारण भी मानव बस्ती स्थायित्व रूप ले लेती है। बाह्य विश्व से संबंध, यानी कि जो बाह्य और विश्व संबंध के कारण भी मानव बस्तियां बिल्कुल अपना स्थायित्व ले लेती है। भावी उत्पत्ति की संभावना है, यानी कि भावी उत्पत्ति की संभावना, यानी कि इन फ्यूचर में जो किसी भी चीज़ की जो संभावना होती है, इस रीजन से भी मानव बस्तियां स्थायित्व रूप ले लेती है। और सुरक्षा को लेकर भी स्थायी बस्तियां बसती है। इसके साथ साथ ही पांचवा है धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों के कारण भी फ्रेंड्स जो मानव बस्तियां स्थायी रूप ले लेती है। तो ये पांच ऐसी बातें हैं, पांच ऐसे कारण हैं जिसके कारण मानव बस्तियां स्थायी रूप ले लेती है। फर्स्ट नंबर है स्थानीय संचित साधन, सेकंड नंबर है आपका बाह्य विश्व में संबंध, थर्ड नंबर भावी उत्पत्ति की संरचना, फोर्थ है सुरक्षा, और फिफ्थ है आपका धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी हो सकते हैं। तो देखिएगा, आई होप डियर स्टूडेंट ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। देखिए स्टूडेंट, इसके लगातार आप नोट्स भी बनाते रहिएगा, ठीक है। और अपना जो उसके जो ग्रुप बना हुआ है उस पर आप इसके अपने नोट्स आपका जो वर्क है वो बिल्कुल सेंड कीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। अगली बात है मानव अधिवासों का निर्माण निम्न बातों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यानी कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिससे मानव अधिवासों का निर्माण अपने कौन से उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आप अगला जो हमारा टॉपिक है इसको देखिएगा मानव अधिवासों का निर्माण निम्न उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। कौन कौन से जो पर्पज इसके आधार पर मानव अधिवासों का निर्माण हुआ है। फर्स्ट नंबर है भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करने के लिए यथा मौसमी परिस्थितियों से सुरक्षा हेतु भी मानव अधिवासों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। हम कह सकते हैं जो भौतिक जो इन्वायरमेंट है, भौतिक इन्वायरमेंट में आप ले सकते हो जो कठोरता, जैसे सर्दी गर्मी बारिश है, इस रीजन से भी मानव दिवसों का निर्माण किया जाता है। ऐसे इसके अलावा और भी मौसमी परिस्थितियां हैं उनकी सुरक्षा हेतु, जैसे तूफान है और जैसे भूकंप वगैरह, इन सभी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए मानव दिवसों का निर्माण किया जाता है। दूसरा है आपका खाद्य एवं उपयोगी सामग्री के भंडार हेतु। दूसरा रीजन है कि जो खाद्य और उपयोगी सामग्री होती है उसके भंडारण हेतु भी मानव दिवसों का निर्माण किया जाता है। जंगली जानवरों और पशुओं की सुरक्षा के लिए भी मानव दिवसों का निर्माण किया जाता है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और शैक्षिक कार्यों के लिए भी मानव दिवसों का निर्माण किया जाता है। और पारिवारिक एवं विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए भी मानव दिवसों का निर्माण किया जाता है। तो हमने दो बातें आपने पढ़ी यहाँ पे। एक तो मानव बस्ती का जो स्थायित्व है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये 5 बात है। और दूसरी बात है कि मानव दिवसों का निर्माण किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, ये मैंने 5 कारण यहाँ पे बता दिए हैं। तो आप इसके नोट्स बनाइएगा। अगली बात हम करते हैं, देखिएगा। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि मानव दिवसों का जो वर्गीकरण है, यहाँ आप मानव अधिवासों का या मानव बस्ती का प्रकारों की बात कर सकते हो या उसका वर्गीकरण की बात आप कर सकते हैं। देखिएगा, पढ़ते हैं इस चीज़ को। मानव अधिवासों को प्राकृतिक दशाओं और आधारभूत कार्यों के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी कि जो मानव बस्ती है उस मानव बस्ती को उसकी प्राकृतिक दशा या आधारभूत कार्यों के आधार पर मानव बस्ती को 2 भागों में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। एक है आपकी ग्रामीण बस्ती या ग्रामीण अधिवास, दूसरा आपकी नगरीय अधिवास या नगरीय बस्ती। तो हम सबसे पहले हम ग्रामीण अधिवास या ग्रामीण बस्ती के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिएगा क्या है। फर्स्ट नंबर पे ग्रामीण अधिवास। देखिएगा, ग्रामीण अधिवासों की अर्थव्यवस्था प्राथमिक व्यवसायों पर निर्भर करती है। देखिएगा, अपनी जो इकोनॉमिक सिस्टम है, यानी कि अर्थव्यवस्था के 5 सेक्टर होते हैं, जिसमें मोस्टली 3 सेक्टर के बारे में हम पढ़ते हैं। एक प्राथमिक सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर होता है वहाँ पर जो ग्रामीण अधिवास की कार्य अर्थव्यवस्था प्राथमिक सेक्टर पर ही निर्भर करती है। हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक सेक्टर में जैसे हम कह सकते हैं कृषि हो गया, पशुपालन हो गया,
लकड़ी काटना हो गई, मछली पकड़ना हो गया, खनन, वनों से प्राप्त पदार्थों को संग्रहित करना, ये आपकी जो प्राथमिक व्यवसाय हैं जो हमारी ग्रामीण अधिवास को के अर्थव्यवस्था को बिल्कुल सुदृढ़ करते हैं, और इन्हीं के आधार पर ही हमारी जो प्राथमिक व्यवसाय है वो निर्भर करता है। ठीक है, देखिएगा जो ग्रामीण आदिवासी यानी हम कह सकते ग्रामीण बस्ती के प्रकार भी हैं। देखिएगा ग्रामीण बस्ती के प्रकारों को 4 भागों में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे दोस्तों। देखिएगा मानव आदिवास या मानव बस्ती के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर है सघन घुचित बस्ती या अधिवास, प्रकीर्ण एकांकी अधिवास, मिश्रित अधिवास और पल्ली अधिवास। इन सबको एक एक हम पढ़ते हैं। देखिएगा ग्रामीण अधिवास के प्रकार यानी कि ग्रामीण अधिवास या ग्रामीण बस्ती को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है सघन या गुच्छित अधिवास, दूसरा है प्रकीर्ण एकांकी अधिवास, तीसरा है मिश्रित अधिवास, चौथा है आपका पल्ली अधिवास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका सघन और गुच्छित अधिवास क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि सघन और गुच्छित अधिवास के उपनाम क्या क्या हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, यानी कि अगर क्वेश्चन आए तो सघन या गुच्छित ना देखकर पुंजित है, सहंत है, सकेंद्रित और संकुलित है। यानी कि सघन या गुच्छित अधिवास को हम कह सकते हैं पुंजित अधिवास भी कह सकते हैं या पुंजित बस्ती भी कह सकते हैं, सहंत बस्ती भी कह सकते हैं, सकेंद्रित बस्ती भी कह सकते हैं और संकुलित बस्ती भी हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे ये हो गया। देखिए ये अधिवास उपजाऊ मैदानी भागों, जल की पर्याप्त उपलब्धता वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। यानी कि सघन और गुच्छित अधिवास कौन कौन सी परिस्थितियों में विकसित होते हैं सर्वाधिक? तो दोस्तों आपको बताना है कि ऐसा कोई क्षेत्र जहां पर उपजाऊ मैदान हो एक तो वहां पे, और जल की पर्याप्त उपलब्धता, वहां पर सघन और गुच्छित अधिवास विकसित होते हैं, जिसमें आवास गृह पास पास होते हैं। और जो जो अधिवास होते हैं, जो बस्तियां होती हैं, वो कितनी पास पास में होती है। तो ये आपकी सघन या गुच्छित अधिवास कहलाता है, बस्ती कहलाती है। देखिएगा सुगम सड़कों का निर्माण, विद्यालयों, सामाजिक और धार्मिक स्थल भी बने होते हैं यहाँ पर। कहाँ पर? सघन और गुच्छित अधिवास के अंदर। ये हम यूँ कह सकते हैं सघन गुच्छित बस्ती के अंदर सुगम सड़कों का निर्माण, विद्यालयों का निर्माण, सामाजिक और धार्मिक स्थल भी बने होते हैं। आगे बात करते हैं कि ये जो अधिवास होते हैं सघन या गुच्छित अधिवास, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। देखिए इनकी विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट इसकी विशेषता है कि जो अधिवास प्राय खेतों के मध्य किसी ऊंचे एवं बाढ़ सुरक्षित स्थानों पर बसे होते हैं। कि जो गुच्छित और सघन अधिवास होते हैं ये फ्रेंड्स ऐसा स्थान यानी खेत, जो हमारी जो खेत है ऐसा उसका उसके मध्य में जो ऊंचे स्थान होते हैं वहाँ पर सुरक्षित स्थानों पर उनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, दूसरा है सभी आवास पास पास होते हैं। यानी कि सघन यानी पास पास, तो सभी आवास क्या, सभी बस्तियां होती है ये आवास वो पास पास में बनी होती है। सभी आवास एक ही जगह पर होते हैं एवं बाह्य आक्रमणों को मिलकर मुकाबला करते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो आवास होते हैं वो सघन होते हैं। क्यों किए जाते हैं? इसका रीज़न ये है कि बाह्य जब आक्रमण होते हैं तो ये सभी सभी आदिवास होते हैं वो एक साथ मुकाबला उन आक्रमणकारियों से वो क्या करते हैं, अपनी सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए वो पास पास बनाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों क्या होता है कि सामाजिक घटनाओं पर एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। ठीक है, इस रीजन से भी स्थायी जो पास पास सघन अधिवास होते हैं। फिफ्थ नंबर पे है इनमें आवासों की संख्या कितनी, 40 से 50 या 100 तक भी हो सकती है। जो पास पास अधिवास होते हैं इनकी संख्या 40 से 50 भी हो सकती है और अधिकांश 100 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बात हो गई है किसकी, इसकी विशेषता। अब देखिएगा सघन अधिवासों का वितरण है हमारे भारत में ऐसे कौन कौन से स्थान पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा सघन अधिवास पाए जाते हैं। देखिएगा इस प्रकार के अधिवास नदियों के उपजाऊ मैदानों में सघन जनसंख्या विकास करती है, कहने का निवास करती है। यानी कि इस प्रकार के किस प्रकार के सघन अधिवासों का वितरण के अंदर देखें तो ऐसे स्थानों पर सघन अधिवास होते हैं जहाँ पर नदियों के उपजाऊ मैदान हो, जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। हम कह सकते हैं जैसे अपनी जो गंगा नदी है, गंगा नदी का जो उपजाऊ मैदान है वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। देखिएगा भारत में सघन ग्रामीण अधिवास गंगा, यानी कि कहने का मतलब है
कि सतलज के मैदान, मालवा का पठार और आपका विंध्याचल का पठार, नर्मदा घाटी और राजस्थान के मैदानी भागों में इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमने बात कर ली है जो आपका सघन और गुच्छित अधिवास के बारे में, यानी गुच्छित बस्ती के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में, उसके वितरण के बारे में हमने पढ़ लिया है। और इसके उदाहरण हो गए कि सतलज के मैदान है, मालवा का पठार है, विंध्यन पठार है, नर्मदा घाटी और राजस्थान के मैदानी भागों पर सघन या गुच्छित अधिवास पाए जाते हैं। तो ये तो आपके ग्रामीण जो अधिवास है, ग्रामीण बस्ती, उसकी पहला प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार इसका प्रकीर्ण, या उसको हम एकांकी बस्ती भी कह सकते हैं या अधिवास भी हम कह सकते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, देखिए विद्यार्थियों, ऐसे अधिवास छितरे और बिखरे होते हैं, यानी कि जो एकांकी यानी कि या प्रकीर्ण ऐसे अधिवास होते हैं जो छितरे यानी कि बिखरे होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। यानी कि सघन तो पास पास होते हैं, लेकिन ये छितरे एकांकी होते हैं, ये थोड़े दूर दूर होते हैं। इसलिए आवास एक दूसरे से दूर और कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही प्रकीर्ण या एकांकी मानव बस्ती कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रकीर्ण एकांकी जो अधिवास होते हैं, ये बिखरे हुए छितरे होते हैं, और ये जो आवास होते हैं एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। लेकिन ये कहाँ बनाए जाते हैं? जो कृषि भूमि होती है, जहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है, उसको छोड़कर दूर बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिएगा इसकी विशेषता हम देख लेते हैं। देखिएगा, जो प्रकीर्ण एकांकी अधिवास की पहली विशेषता है, आवास एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें आवास दूर दूर होते तभी तो एकांकी कहलाएंगे। व्यक्ति अकेला रहता है इसके अंदर, और व्यक्ति स्वतंत्र जीवन यापन के आदी हो जाते हैं। किसमें? एकांकी प्रकीर्ण अधिवास में। इसके साथ ही देखिए, इसकी चौथी विशेषता है कि एक दूसरे के सहयोग की भावना इसमें कम होती है, क्योंकि दूर दूर रहते हैं तो एक दूसरे के सहयोग की इसमें भावना बहुत कम होती है। लेकिन कृषि में लगी जनजातियों और जातियों की ऊंच नीच की भावना होती है। जो कृषि में जो लगी जो जनजाति और जनजाति है, उसे ऊंच नीच की भावना होती है उसमें। ठीक है, क्योंकि ये दूर दूर होते हैं, भाईचारे की भावना बहुत कम होती है। अब इसका वितरण देखते हैं। ठीक है, देखिएगा, ऐसे एकांकी अधिवास या प्रकीर्ण अधिवास कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखिएगा, अमेरिका के यूएसए और कनाडा में, जो अपना उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट, उसका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा है, वहाँ पर इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। इस प्रकार के मानव बस्तियाँ पाई जाती हैं, एकांकी प्रकीर्ण बस्ती। दूसरा, एशिया के अंदर जो स्टेपी जो घास के मैदान है, वहाँ पर इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। और भारत के अंदर देखें तो भारत के अंदर गंगा के खादर क्षेत्र, देखिएगा, गंगा के खादर क्षेत्र जो एक नवीन जलोढ़ मृदा भी इसको कहते हैं, वहाँ पर निवास करते हैं। और आपका जो हिमालयी जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर भी एकांकी प्रकीर्ण अधिवास पाया जाता है। तराई तथा भाबर क्षेत्र, जो तराई वाला क्षेत्र है और जो भाबर वाला क्षेत्र है और क्षेत्र, वहाँ पर भी एकांकी और प्रकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में पंपास के घास के मैदान, वहाँ पे भी ऐसे अधिवास पाए जाते हैं। हमारे ऑस्ट्रेलिया है, उसमें डाउन्स जो घास के मैदान है, वहाँ पर भी ऐसे जो प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास पाए जाते हैं। तो दो हमने बात कर ली है, एक तो जो गुच्छित और जो सघन अधिवास, दूसरा प्रकीर्ण और एकांकी अधिवास, तीसरा है मिश्रित अधिवास। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्रित अधिवास की हम चर्चा करें तो दोस्तों, इस मिश्रित अधिवास के उपनाम क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिएगा, इसके उपनाम क्या हो सकते हैं? एक तो अर्ध सघन कह सकते हैं इसको, एक अर्ध केंद्रीय अधिवास कह सकते हैं। तो मिश्रित अधिवास को अर्ध सघन, अर्ध केंद्रीय अधिवास भी कह सकते हैं। देखिए, इसके बारे में देखते हैं। यह अधिवास सघन या प्रकीर्ण अधिवासों के बीच की अवस्था होती है, यानी कि जो एक तो सघन और जो प्रकीर्ण अधिवास होते हैं, उनके बीच की अवस्था होती है। किसी परिवार की संख्या में वृद्धि होने से आवासों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि किसी भी परिवार की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है, जिस कारण मिश्र अधिवास की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। इनकी उत्पत्ति पर्यावरण कारणों के स्थान पर पारिवारिक कारण उत्तरदायी होते हैं। जैसे सांगोद यानी कि कोटा तहसील का खुर्द गांव, यहाँ पर जो जो इसका पारिवारिक कारण से इसका उत्तरदायी होता है। ठीक है, उसका निर्माण हुआ है मिश्र अधिवासों का। ये तो आपका तीसरा। अब चौथा देखते हैं, पल्ली या उसको पुराना अधिवास या मानव बस्ती भी कह सकते हैं। देखिएगा,
इस प्रकार के अधिवासों में आवास एक दूसरे से अलग किंतु एक ही बस्ती में बसे होते हैं, इसलिए उन सब का नाम एक रहता है। ठीक है, ठीक है। और इसका वितरण देखें तो इसका वितरण देखिए, पर्यावरणीय प्रदेश की निचली घाटियों यानी कि जो पर्वतीय जो प्रदेश होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं हमारा हिमालय वाला क्षेत्र है, उसकी जो निचली जो घाटी है, जो तराइन की ऊपर वाली भाग घाटियाँ, वहाँ वहाँ घाटियों तथा खनन वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के आवास दिखाई देते हैं। किस प्रकार के? यानी कि पल्ली या हम पुराना आदिवास। तो विद्यार्थियों, आज हमने बात की है कि जो मानव बस्ती है, मानव बस्ती का जो चौथा चैप्टर, उसमें सिर्फ हमने ग्रामीण बस्ती के बारे में डिटेल से पढ़ा है। और कल हम बात करेंगे जो नगरीय बस्ती, उसको हम चर्चा में लेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि विद्यार्थियों आपको अच्छा लगा है। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको, जो अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। और हाँ, आप इसकी लगातार नोट्स बनाइएगा और नोट्स बनाकर अपने ग्रुप है उसमें इसमें सेंड कीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।